हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस नए सेशन में। इस नए सेशन में हम लेकर आए हैं आप सबके लिए पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जो कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने पहला चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था, समझ लिया था। इसके बाद हमने सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आंसर करा दिया, अब बचा था बस ऑब्जेक्टिव। तो पहले चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे, जितनी भी संभावनाएं थी क्वेश्चन बनने की, वो सभी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव की। और हम वादा करते हैं कि अगर पहले चैप्टर में जितना हम तैयार कराएंगे ऑब्जेक्टिव, अगर आप सब इतना तैयारी कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर पहले चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा आप सबके लिए। ठीक है, एग्जाम में पहले चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, मैं वादा करता हूं कि आप सब 100% क्लियर कर दोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जितने भी बच्चे क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षा 2024 के लिए, तो सब तक यह वीडियो पहुंचे और सबकी तैयारी ढंग से हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले चैप्टर से टोटल 37 यहां पर ऑब्जेक्टिव हमने लिया है, और टोटल जो 37 है ऑब्जेक्टिव, अब इससे बाहर का कहीं से भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जा सकता है पहले चैप्टर से, क्योंकि पहले चैप्टर में जितनी संभावना थी सभी को कैप्चर कर लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। देखिए, आप सबको बता दें, गोधुली भाग 2 का पहला चैप्टर जो कि गद्य खंड से है, ठीक है ना, गद्य खंड का पहला चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसको याद रखना जरूरी है ये वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? यहाँ पर आपको इस तरह से 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में है नलिन विलोचन शर्मा, सेकंड में है यतीन्द्र मिश्रा, और थर्ड में है भीमराव अंबेडकर, और फोर्थ में है अमरकांत। अब बताइए कि पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसका लिखा हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और जाहिर सी बात है कि इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है मानव मुक्ति के पुरोधा। जो यह शब्द है मानव मुक्ति के पुरोधा, तो किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद हो जाएगा आप सबको, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि जाति प्रथा की जो मुख्य कारण है वो है बेरोजगारी। ठीक है ना, बेरोजगारी। अब देखते हैं 4 ऑप्शन में बेरोजगारी है, पहले नंबर पे ही बेरोजगारी है। ठीक है ना, इसके बाद ऑप्शन है आपके गरीबी, उद्योग धंधों में कमी और अमीरी। ठीक है ना, इन तीनों में से कोई नहीं होगा, पहला आपका हो जाएगा ऑप्शन सही, बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी ही प्रमुख कारण है जाति प्रथा का। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा को हम लोग स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं मानते हैं? आपके ऑप्शन है भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, या फिर रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो आपका आंसर हो जाएगा ये डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये तो सबसे पहले ही हम बता चुके थे कि चैप्टर के लेखक, लेखक का जन्म, लेखक के मृत्यु और उनके माता पिता के नाम, ये परीक्षा में अधिक पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये सब याद रखना जरूरी है। और यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले के एग्जाम में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है?
लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, किस बात को लेखक विडंबना कहते हैं? तो आइए देखते हैं। जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है, क्या इस बात को कहते हैं? बिल्कुल, यही आपका आंसर हो जाएगा पहला। जातिवाद को बढ़ावा देने वालों की कमी नहीं है और यही लेखक के नजर में एक बड़ी विडंबना है। ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आपके ऑप्शंस हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है ना? यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन देख लेते हैं। जिसमें सभी धनी हो, बिल्कुल नहीं होगा। जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ये भी नहीं होगा। और जिसमें सभी स्वस्थ हो, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, वही आदर्श समाज की स्थापना कर सकता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन देखिए। अशिक्षा को मानते हैं? बिल्कुल नहीं। जनसंख्या को मानते हैं? बिल्कुल नहीं। जाति प्रथा को मानते हैं? बिल्कुल सही है, जाति प्रथा ही एक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? प्रश्न है। ठीक है ना? ऑप्शन देख लेते हैं। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा। दूध और पानी के मिश्रण की तरह? ये है, सही है। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे होने चाहिए। ठीक है ना? आधुनिक समाज में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? सबको पता होगा, भारतीय जो संविधान है उसमें, उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। ठीक है ना? बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जो सभ्य समाज है उसकी क्या आवश्यकता है? ठीक है ना? पहला है जाति प्रथा, दूसरा है श्रम विभाजन, अणुबम, दूध और पानी। अब बताइए, दूध पानी होगा? बिल्कुल नहीं। अणुबम भी होगा? नहीं। जाति प्रथा भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर श्रम विभाजन होगा। आपका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। ठीक है ना? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। क्यों आवश्यकता है? कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ठीक है ना? यहाँ पर कुछ रचना दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, चारों ही बुक के नाम है और कह रहा है कि कौन सी बुक ऐसी है जिसको कि अंबेडकर साहब ने लिखा है। ठीक है ना? बुक के नाम देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर सुधराज। और अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है इनमें से सभी। अब बताइए कि ये जो तीनों बुक के नाम है, क्या बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने नहीं लिखा है? बिल्कुल, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। तो अगला आंसर जो होगा वो होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी, क्योंकि ये जो सभी पुस्तकें हैं सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यहाँ पर देखिए, कार्य कुशलता के लिए। पिछला क्वेश्चन है उसमें हम बताए किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। क्योंकि भाईचारे के लिए बिल्कुल नहीं, रूढ़िवादिता के लिए ये भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए, कार्य कुशलता के लिए। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? कौन सा भाषण है जिसका ये अंश है जो हम लोग को पहले चैप्टर में पढ़ना है? ठीक है ना? तो कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है ना? अगला 2 ऑप्शन देखते हैं। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट और हु इज सुधराज। ठीक है ना? तो हम आप सबको बता दें, आपका आंसर ये हो जाएगा सी, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट।
क्यों होगा? क्योंकि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण है और उसी का अंश है जो कि हम लोग को पहले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। और पहला चैप्टर किस रूप में है? निबंध के रूप में है। ऐसा नहीं कि लिख देना भाषण के रूप में, ठीक है ना, क्योंकि ये जो बुक है वो बुक है भाषण के रूप में, लेकिन उसका कुछ अंश दिया गया है हम लोग को पढ़ने के लिए पहले चैप्टर में, वो एक निबंध के रूप में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर साहब कहाँ गए थे? बताइए। इटली गए थे? बिल्कुल नहीं। दक्षिण अफ्रीका? बिल्कुल नहीं। न्यूयॉर्क में गए थे, ठीक है ना। दक्षिण कोरिया भी नहीं होगा यहाँ पर। वो अपनी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि अंबेडकर साहब के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। कौन कौन से? महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ठीक है ना। ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर पहले नंबर में है महात्मा बुद्ध, ठीक है ना। अब हालांकि एक ही नाम दिखाई दे रहा है तो फिर इसे हम टिक नहीं लगा सकते हैं, आगे और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। कबीर भी है, कबीर भी है और ज्योतिबा फूले भी है। और आप लोग पढ़े हैं चैप्टर में कि ये तीनों लोग ही प्रेरक थे बाबा साहब अम्बेडकर के। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ठीक है ना। ये सभी मतलब 3 जो ऑप्शन है ये तीनों ही लोग उनके प्रेरक व्यक्ति रहे थे, ठीक है। अगला देखते हैं 16 नंबर। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? हालांकि यहाँ पर देखिए एक तरह से और बन सकता है कि जाति पाति तोड़क मंडल 1936 में जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो अब आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर लाहौर, लेकिन अब इसमें जगह का नाम दे दिया है, सन ईस्वी पूछ रहा है। तो जगह का नाम दिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा कि ये जो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण हुआ था लाहौर में हुआ था और सन 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। बाकी सब गलत ऑप्शन है और ये एक आपका सही ऑप्शन है, 1936 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए यहां पर पूछ दिया है क्या, अपना जो चैप्टर है उसकी प्रकृति पूछ रहा है कि प्रकृति क्या है, जो चैप्टर है वो क्या है, निबंध है कि भाषण है, क्या है, ठीक है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कहानी, कहानी तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगला ऑप्शन देखिए भाषण है, भाषण भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पुस्तक का नाम है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट वो भाषण के रूप में है, लेकिन ये जो चैप्टर है वो एक निबंध के रूप में है, साक्षात्कार भी नहीं होगा, निबंध के रूप में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अंबेडकर के भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? मतलब जो उनकी पुस्तक थी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट वो अंग्रेजी में लिखी गई थी, ठीक है ना। उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ललई सिंह यादव। याद रखिएगा ललई सिंह यादव ने ही एनाहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक का वो हिंदी में रूपांतर किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आप सबको पता है किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण भी नहीं होगा, क्षत्रिय भी नहीं होगा, दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, बहुत ही आसान सवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया है? लेखक को इस युग में, जो आधुनिक युग है, इसमें विडंबना कहां पर दिखाई दिया है? तो आपके सबसे पहला ही आंसर है जातिवाद में, और जातिवाद के ही विरोधी रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। बाकी नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवारवाद में, ये भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद में। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? मैंने पहले ही बताया था माता पिता का नाम, जन्म और मृत्यु एकदम अति आवश्यक है। लेखक के माता पिता, जन्म, मृत्यु, ये बहुत ही जरूरी है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। रानी बाई, कुंती बाई, सोला बाई, भीमा बाई। अब बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानी बाई था? बिल्कुल नहीं। कुंती बाई, सोला बाई, भीमा बाई, बिल्कुल सही, भीमा बाई उनके माता का नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न।
डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? बाबा साहब अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था? ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। ठीक है ना, याद रखिएगा 1916 ईस्वी में अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। अब देखिए 23वां क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? आप सबको पता है किसकी रचना है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? इसमें भी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, क्योंकि इसी चैप्टर में था, पहले चैप्टर में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। वो ऐसी क्या चीज है जो पेशे को दोषपूर्ण निर्धारण करती है? ठीक है ना, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। श्रम विभाजन दोषपूर्ण विभाजन करता है? बिल्कुल नहीं। जाति प्रथा, यहाँ पर हो जाएगा जाति प्रथा, आपका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। प्रत्यक्ष भी नहीं, लोकतंत्र भी नहीं, और श्रम विभाजन भी नहीं होगा, जाति प्रथा होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। खाली जगह यहाँ पर कारण बनी हुई है। तो जो जाति प्रथा है बेरोजगारी का कैसा कारण है? तो आप सबको पता है बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष अलग ऑप्शन में है, प्रमुख अलग ऑप्शन में है, तो दोनों में से कोई नहीं होगा। यहाँ पर सी में दिया गया है ए और बी दोनों, मतलब कि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, मूक नायक क्या है? मूक नायक जो है क्या है? मूक नायक किसे कहते हैं? अखबार को कहते हैं? बिल्कुल नहीं, अखबार को नहीं कहते हैं। पुस्तक को कहते हैं? बिल्कुल नहीं। पत्रिका को मूक नायक कहा जाता है। ठीक है ना, पत्रिका क्या है? मूक नायक है। कहानी संग्रह भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सी आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? हालांकि ये परीक्षा में अगर पूछ सकता है तो अलग अलग भी पूछ सकता है कि कहाँ हुई थी, सिर्फ ये भी पूछ सकता है, या फिर कब हुई थी सिर्फ ये पूछ सकता है। हालांकि हमने दोनों यहाँ पर दे दिया है कि कब और कहाँ हुई थी। तो आप सबको पता है इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में हुई थी और सन 1956 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1988 में हुआ? बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं, 14 अप्रैल 1989 में? ये भी नहीं होगा। 14 अप्रैल 1890 में? ये भी नहीं। 14 अप्रैल 1891 में? ये आंसर आपका सही है, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए वहां पर पूछ रहा था कब हुआ था, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था। तो आप सब जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कहाँ हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? पहला होगा महू मध्य प्रदेश में, ये आपका आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में। बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है ना, आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? पहला ऑप्शन है उज्जवल भारत। उज्जवल भारत होगा? बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उड़ता भारत? ये भी नहीं होगा। बहिष्कृत भारत? ये होगा। पुरस्कृत भारत? ये नहीं होगा। देखिए बहिष्कृत भारत नामक जो पत्रिका है उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संपादित किया था। तो याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? सबको जानता है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग जानते हैं। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का वांग्मय, वांग्मय का मतलब होता है साहित्य। वांग्मय का मतलब क्या होता है?
साहित्य। साहित्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? जो डॉक्टर अंबेडकर की जो वांग्मय है, मतलब साहित्य है, जो हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन देख लेते हैं। 15 खंडों में? बिल्कुल भी नहीं। 17 खंडों में? ये भी नहीं। 19 खंडों में? बिल्कुल नहीं। इनका जो हिंदी साहित्य जो है 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में? 21 खंडों में। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक जो सभ्य समाज है कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आइए देखते हैं। श्रम विभाजन को मानता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि धन विभाजन नहीं होगा, जन विभाजन भी नहीं होगा, जाति विभाजन भी नहीं होगा, श्रम विभाजन ही होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? हालांकि जितना भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कराया आप सबको, सब में आपने देख लिया कि माता, पिता, जन्म, मृत्यु चारों पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अब बताइए कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामदेव सकपाल था? बिल्कुल नहीं। रामजी सकपाल, ये रामजी सकपाल उनके पिता का नाम था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। रामकृष्ण सकपाल भी नहीं होगा, राधे राम सकपाल भी नहीं होगा, रामजी सकपाल उनके पिता का नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन के साथ साथ और किस चीज का रूप लिए हुए है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्वतंत्रता का? बिल्कुल नहीं। भ्रातृत्व का? बिल्कुल नहीं। श्रमिक विभाजन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, श्रमिक विभाजन, क्योंकि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, श्रमिक विभाजन का। और अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? कौन सी ऐसी प्रथा है कि उस प्रथा को बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे खतरनाक पहलू माना है, आर्थिक पहलू से भी खतरनाक पहलू माना है? सती प्रथा? ये भी नहीं होगा। सबसे खतरनाक पहलू क्या है? जाति प्रथा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है दहेज प्रथा, गलत है। बाल विवाह प्रथा, ये भी गलत है। आपका ये जाति प्रथा जो है ये सही होने वाला है। अब बताइए, आप सबको याद हो गया होगा, 37 प्रश्न थे पहले चैप्टर से, इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है ना, अब इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इतना सब याद कर लेते हैं तो फिर आप सबको, चलिए, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अपना जो टॉपर चॉइस का परिवार है वो ऐसे ही दिन पर दिन ग्रो करे, तरक्की करे, और सभी छात्रों का भविष्य जो है संवरे, सभी छात्रों को टॉपर बनाया जाएगा। यही एक ऐसा संस्था है, एक भरोसा है। ठीक है ना, तो जितने भी अधिक से अधिक छात्र जुड़ेंगे इससे आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव थे इसका अगर आप सबको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और वहां से आप सबको सभी क्लास के वीडियो भी मिलते रहेंगे, और सभी जितने भी क्लास होंगे उस सबका पीडीएफ भी प्राप्त होता रहेगा आप सबको। तो चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।